अदालत में भी गया कि पंचायत चुनाव की काउंटिंग हो या ना हो, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं इसको देखकर तो यही लग रहा है कि नहीं होती तो अच्छा था। मतलब अगर इस तरीके से लोग करेंगे तो फिर कैसे, ये इतनी मुश्किल से जूझ रहा है देश, इतनी मुश्किल से हम रोज देख रहे हैं कि कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं बिस्तर नहीं मिल रहा लोगों को, एक के बाद एक लोग कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी काउंटिंग में ऐसे लोग भीड़ लगा रहे हैं। चलिए तस्वीरें उत्तर प्रदेश से हमने देखी। खैर अभी की स्थिति ये है, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर ये कि 200 का आंकड़ा तो पार हो गया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने पार कर लिया है। हालांकि अभी कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। तो बड़ी तस्वीर ये, पांचों राज्यों की अगर बात करें, 12 बज रहे हैं, 8 बजे से गिनती शुरू हुई है, अभी लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। ये मान लीजिए लगभग 4 घंटे और के बाद तस्वीर क्लियर होगी, लेकिन तस्वीर पलटेगी किसी राज्य में, अब ऐसा कहना बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि हर राज्य में जो नतीजे दिख रहे हैं, जो रुझान दिख रहे हैं अभी तक 4 घंटे की काउंटिंग में, वो फासला बहुत बड़ा दिख रहा है। जैसे बंगाल के आप देख रहे हैं 292 के जो रुझान है, 292 ही रुझान आने थे, उनमें 201 पर तृणमूल आगे है और दूसरे नंबर पर बीजेपी जो 88 पर है। तो ये पलटना बहुत मुश्किल है। असम में 80 पर बीजेपी का आगे है और 44 पर कांग्रेस गठबंधन है। इतना बड़ा फासला है। केरल में 94 और 43, 94 पर लेफ्ट गठबंधन, 43 पर कांग्रेस गठबंधन, इतना बड़ा फासला है। पुदुचेरी में हालांकि अभी सिर्फ 16 ही रुझान आए, लेकिन 11 पर बीजेपी, 5 कांग्रेस, वहां अभी काफी रुझान आने बाकी हैं। पुदुचेरी में कुछ बदले तो बदले, लेकिन तमिलनाडु में भी 137 पर डीएमके आगे और 100 से भी नीचे है अन्ना डीएमके। तो ये पलटना मुश्किल है। लगभग रुझान जो हैं वो यही बता रहे हैं जैसा एग्जिट पोल में बताया गया था, ट्रेंड वही बता रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल में जो कड़े और कांटे की टक्करें बताई गई थी ऐसा है नहीं। बंगाल में एक तरह से अगर 200 से ऊपर है तृणमूल कांग्रेस तो फिर ये स्वीप ही है। हाँ, बीजेपी ने अच्छा किया, बड़ी फाइट की, लेकिन वो मुख्य विपक्षी दल ही बनकर रहेगी। और बड़ी खबर बंगाल से, कांग्रेस और लेफ्ट और आईएसएफ के गठबंधन का जीरो भी है, जीरो। प्रतीक त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, जीरो दिख रहा है कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का। जी बिल्कुल सच है कि कांग्रेस का जीरो दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आंकड़े आप बता रहे थे, विश्लेषण कर रहा था, मैं देख रहा था, नजर डाल रहा था। और जैसा कि उस दिन आकलन था, एक अनुमान था, और उस अनुमान से ज्यादा दिखता है इस वक्त टीएमसी। अगर ये अनुमान जो है सामने जो बढ़त है वो अगर तब्दील हो गए रिजल्ट्स में, तो ये लगता है कि टीएमसी 200 के पार जो बीजेपी का नारा था उस पर अमल करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो तस्वीरें अभी कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहे थे, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, संभल, मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर का इलाका, जहां की पंचायत चुनाव की वोट काउंटिंग हो रही थी, और वो जो तस्वीर थी बेहद डरावनी थी, क्योंकि 100 वर्षों में ऐसी विभीषिका, ऐसा त्रासदी, ऐसा संकट, जो भी नाम देना चाहें आप, मुल्क देख रहा है। और उसमें ये तस्वीरें बेहद डरावनी है, बेहद डरावनी है। जी हाँ, ये काउंटिंग के बाहर का दृश्य है, मुजफ्फरनगर का ये दृश्य है जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव की काउंटिंग चल रही है। उसके बाहर समर्थक मौजूद हैं। और आप अगर ऐसे ही तस्वीर देखना चाहें तो संभल की दिखा सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका। ये जी, ये तस्वीर है कि कोई जनसभा नहीं है, काउंटिंग की तस्वीरें, पंचायत चुनाव काउंटिंग की तस्वीरें, बेहद डरावनी। ये हाथरस की बिल्कुल बगल का इलाका। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैं जब बात कर रहा था, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक महिला की इसलिए दर्दनाक मौत हो गई कोरोना से, क्योंकि उसको समय पे राहत नहीं मिल पाई। ये हाथरस की तस्वीरें हैं, जहां कोरोना अपनी पूरी तस्वीर के साथ मौजूद है। और ये कोरोना से बचे कैसे, उसकी धज्जियां उड़ाता हुआ ये तस्वीरें हैं। ये मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर है, बेहद डरावनी। लेकिन सच ये है कि 5 राज्यों के चुनाव, पंचायतों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आज फैसला है और ये एक अनुमान के साथ तस्वीर भी आपके सामने है। लेकिन इसके बाद की भयावह तस्वीर क्या होगी, इसका अनुमान ना पहले लगा पाए, और अब तो बस आप तस्वीर देखिए और इससे अंदाजा लगाइए कि आगे क्या होगा। जी हां, ये काउंटिंग के लिए जाते हुए कर्मचारी मुजफ्फरनगर के, और ये बाहर भीड़, कहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं जिसके लिए बार बार बात हो रही है।
डरावनी भयावह तस्वीर ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में बेड अवेलेबल नहीं, ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। संभल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका, और वहां पर ये तस्वीरें हैं बाहर की। ये देखिए साहब, कहां कौन सी डिस्टेंसिंग 2 गज की, कहां कौन सा मास्क और कहां कौन सा डर। यकीन मानिए, जब जनता को भी ना समझ में आए, कभी कभी बड़ा दुखद स्थिति है। ये सिर्फ बात नेताओं की और सरकार की ही क्यों करें? जब सरकार की ही बात क्यों कहें और कहें कि मोटी खाल है, समझ में नहीं आता। जनता को कहां समझ में आता है? 1.5 साल हो गया चिल्लाते हुए, 1.5 साल हो गया बताते हुए, और अगर अभी भी तमाशा लगता है और तमाशा देखने के लिए भीड़ जुटती है। जी हाँ, ये सामने संभल के उत्तर प्रदेश का दृश्य, और सिर्फ ये सिर्फ संभल का नहीं है। मैं आपको हाथरस से लेकर मुजफ्फरनगर, संभल की तस्वीरें, सहारनपुर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें कि बाहर ये तस्वीर है, बाहर लोग इकट्ठा हैं। अब आप बताइए कहां कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग है? लाठीचार्ज करना पड़ा है। लेकिन पश्चिमी बंगाल में 292 सीटों का जो रुझान है वो सामने है। 200 के पार बीजेपी का नारा था, 201 टीएमसी दिखाई पड़ रही है कांग्रेस, और लेफ्ट 0 है। और अगर 5 राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु की जो तस्वीर है उसमें एआईडीएमके जैसा कि अनुमान था, पीछे डीएमके 137। ये पहला चुनाव है तमिलनाडु का जिसमें 2 चमत्कारी चेहरे नहीं हैं, और उनकी विरासत को लेकर चुनाव लड़ा गया। और उसके बाद एआईडीएमके पीछे दिखती हुई और डीएमके सामने आगे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अगर ये जो अनुमान है वो आंकड़े जो हैं में बदलते हैं और सच्चाई से रूबरू होते हैं, तो एक तस्वीर ये होगी कि डीएमके स्टालिन के नेतृत्व में फिर से वहां दिखाई पड़ेगी। हेमंत उपाध्याय हमारे सहयोगी पंचायत चुनाव के काउंटिंग पर हमारे साथ रूबरू हैं। मैं उनके पास जाना चाहूंगा क्योंकि ये बेहद दुखद और बेहद भयावह तस्वीर है, जहां एक तरफ बेड नहीं, जहां एक तरफ ऑक्सीजन नहीं, जहां मुल्क 100 सालों की सबसे भयावह स्थिति बता रहा है, वहां पे काउंटिंग वाले दिन जमकर बाहर हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। जनाब, कुछ इस तस्वीर के बाद बयां करने को तो कुछ रह नहीं जाता, लेकिन जी, क्या प्रशासन और क्या वहां से अनाउंसमेंट और क्या जो प्रशासन वहां पे मौजूद है उसके बारे में कुछ कदम उठा रहा है? उपाध्याय जी, दरअसल ये प्रशासन ने कदम ये उठाया था, कोरोना के देखते हुए प्रशासन ने कोशिश की थी कि बीडीसी प्रधान और जिला पंचायत के जितने भी एजेंट और प्रत्याशी हैं, इनको नंबर वाइज बुलाया जाएगा मतगणना के अंदर। मगर होता क्या है कि सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस अनाउंसमेंट करती है कि आप क्रम वाइज आइए, मगर ऐसा कोई भी नहीं सुनता है और एकदम भीड़ गेट पर घुस पड़ती है। पुलिस ने देखा कि जब स्थिति बिगड़ रही है तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और लाठीचार्ज करने के बाद इसमें तमाम लोग घायल हुए हैं। लगभग जो मेरे पास सूचना है 2 दर्जन लोग इसमें घायल हुए हैं। जी हेमंत, आप जहां तक बात है फिरोजाबाद से लेकर आगरा और आगरा से लेकर संभल तक पे आप रहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप बहुत भली भांति परिचित हैं। मैं जानना चाहूंगा कि प्रशासन को इस तरह की मशक्कत, मैं देख रहा हूं तस्वीरें, पुलिस धक्का मार रही है, कोई बांस की बल्ली नहीं है जिसको धक्का मार रही थी पुलिस। मैं कहूंगा एक बार प्ले करें फिर से उस तस्वीर को, जो पुलिस जो है बांस की बल्ली को धक्का नहीं लगा रही थी। ये जनता की भीड़ है जो मुजफ्फरनगर में जमा थी, उसको धक्का दिया, और पुलिस वाला खुद खतरे में, जनता तो आप तस्वीर सामने देख रहे हैं। हेमंत जी, जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ जनता जो देखने को मिल रहा है, प्रत्याशी जो देखने को मिल रहे हैं, प्रत्याशी के एजेंट जो देखने को मिल रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल मजाक बना लिया है, कोरोना को बिल्कुल मजाक बना लिया है। ना तो कोरोना के नियम को मानने को कोई भी तैयार है, ना ही कोई ये मानने को तैयार है कि सरकार ने जो उनको गाइडलाइन दी थी, जिस तरह से आपको प्रवेश करना है मतगणना स्थल पर, उस बात को भी मानने को तैयार नहीं है। बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है। आगरा में भी यही हाल है, यही फिरोजाबाद में हाल है, आसपास के सारे जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ मतगणना हो रही है, सभी जगह यही हाल देखने को मिल रहा है। हेमंत जी, बिल्कुल मैं आपके पास एक बार से फिर रुक करूंगा, लेकिन बेहद दुखद तस्वीर है। और हमारे सहयोगी अमित कोलकाता से भी रूबरू है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित के पास भी चलेंगे, लेकिन प्रीति रघुनंदन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रीति के पास कुछ आंकड़े हैं, उनको भी, और बीजेपी के हमारे प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब भी जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति, जरा एक बार मैं चाहूंगा कि जो आंकड़े हैं उनको बता दिया जाए। तस्वीर तो हमने दिखा दी, बेहद दुखद तस्वीर जो मैंने थी वो दिखा दी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, लेकिन आप आंकड़े जी
इन 5 विधानसभा चुनाव में चर्चा में रहा राज्य वो था पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का जो एग्जिट पोल था उसमें साफ नजर आ रहा था कि किस तरह से बीजेपी एक कड़ी चुनौती देती हुई टिम्सू को नजर आ रही है। लेकिन जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं प्रतीक, ये बेहद अहम है। ये तो ऐसा लग रहा है कि 200 का जो प्लस का आंकड़ा था जिसको बार बार बीजेपी मुखर होकर बोल रही थी, वो आंकड़ा तो जरूर आएगा, लेकिन रुझानों में ऐसा लग रहा है कि वो आंकड़ा टीएमसी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि जैसे ही मैंने ये बात बोली, टीएमसी के जो रुझान है वो 199 पहुंच गए और बीजेपी का 90 पहुंच गया है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस और लेफ्ट जो ये कह रहे थे कि हम देखना किस तरह से बेहतर करेंगे, उनका तो सोचिए कि खाता भी रुझानों में नहीं खुल पा रहा है। जब हमारे साथ बीजेपी से मेहमान जुड़ रहे हैं जफर इस्लाम साहब। जफर साहब, 200 प्लस का जो आपका नारा था, ऐसा लग रहा है वो नारा आपके लिए नहीं बल्कि टीएमसी के लिए था। देखिए प्रीति जी, अभी अगर आप इलेक्शन कमीशन का अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी किसी इसमें तीन राउंड की काउंटिंग हुई है, किसी में 5 राउंड की। एवरेज निकाल दीजिए तो 4 राउंड की काउंटिंग हुई है। जो मार्जिन ऑफ जो अभी जो लीड है वो 100 सीट में जो है 1000 से कम है, 100 सीट में। और ऐसी सीटें बहुत है जहां पर 1000 से 5000 या 4000 के बीच में जो है वो सीटें हैं। तो बहुत कम है, बहुत कम गैप है। ऐसे दिख रहा ज्यादा, लेकिन जैसे खुलेगा। हाँ जफर साहब, एक शेर का लाइन है, मैं कहना चाहता हूं कि जन्नत की हकीकत तो मालूम है गालिब। वो है ना, जन्नत की हकीकत तो मालूम है गालिब, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। सच तो यह है कि तस्वीर बहुत साफ है। 200 पे वो लगभग और 147 का आंकड़ा वो बहुत आराम से और उससे ज्यादा बल्कि छू लेंगे। लेकिन अब ठीक है, आप कितनी देर में मानेंगे ये भी देखना होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। जी जफर साहब, कुछ कह रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं कि देखिए 30 राउंड का जो है वो काउंटिंग होना है। 30 राउंड में स्लो प्रोसेस है और ये मुझे लगता है कि काउंटिंग अभी एवरेज 4 राउंड की काउंटिंग हुई है सर। मतलब आपको मिला के अभी 11-12% काउंटिंग हुई है। इसमें क्या रुझान आप लेंगे? मुझे लगता है कि 3 बजे तक रुकना चाहिए सही रुझान के लिए। आज काउंटिंग बहुत देर तक चलेगी। चलिए, तो 3 बजे के बाद आपको रुझान जब कम बिल्कुल से हमारे कम साथ एक लंबा समय जी बिल्कुल। प्रीति, अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीति हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं, आंकड़ों पे नजर रहेगी, सवालों पे नजर रहेगी। और हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं जो कि कोलकाता में मौजूद हैं। एक बार अपडेट लेना चाहेंगे। अमित, आप जहां पे मौजूद हैं, क्या स्थिति है? प्रोटोकॉल, जहां तक मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कोरोना का प्रोटोकॉल को लेकर क्या है वहां पे तस्वीर है, ये जानना जरूरी। और दूसरा चीज मुझे ये बताइए, वहां पे अपडेट करिए कि जहां आप मौजूद है काउंटिंग के सेंटर के बाहर, वहां पे क्या सूरत हाल है और क्या इस वक्त तस्वीर है? जी अमित। देखिए प्रतीक, कोविड प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर हो रहा है, चाहे वो नेता अपने घरों पे हैं। ममता बनर्जी कालीघाट में अपने घरों पे हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई भी नेता या कार्यकर्ता उनके यहाँ नहीं आएगा। अभी मैं दिलीप घोष के घर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। हालांकि आज सुबह कुछ चेयर्स, खाना बनाने के लिए बर्तन वगैरह यहाँ पर मंगाए गए थे। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे फासला जो है बीजेपी और टीएमसी का बढ़ता गया रुझानों में, वो सब बर्तन उसी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, चेयर ज्यों के पड़े हुए हैं। और प्रतीक और प्रीति दोनों, जब एग्जिट पोल जिस दिन आया था, हम लगातार बात कर रहे थे कोविड प्रोटोकॉल का, और खासतौर से 6वें, 7वें और 8वें राउंड में जो चुनाव हुए थे। तो 6वें, 7वें और 8वें राउंड में ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने लीड लिया है और काफी ज्यादा लीड लिया है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो कोविड को लेकर जो चुनावी रैलियां हो रही थी, जिसकी चर्चाएं हर जगह थी पश्चिम बंगाल में, वो कहीं ना कहीं 6वें, 7वें, 8वें राउंड में जो लोगों को जहन में थी उसे लोगों ने ध्यान में रखते हुए और वोट किया है। तो यहाँ पर एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। देखिए, ये बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का घर है और जो अभी खबरें आ रही है अंदर कि दिलीप घोष सुबह से ही अपने घर में बैठे हुए हैं, सोफा सेट पर, किसी से वो बात नहीं कर रहे हैं और वो लगातार जो है अपने पार्टी के नेता जो अलग अलग इलाके में है उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो गढ़ माना जाता था, देखिए जैसे कि हुगली में 18 सीटें हैं, वहाँ हर जगह टीएमसी लीड कर रही है। बैरकपुर में 7 विधानसभाएं थी, वहाँ पर कहा जा रहा था कि वो बीजेपी का गढ़ था, लेकिन वहां पर टीएमसी लीड कर रही है। केवल भाटपाड़ा छोड़ के अर्जुन सिंह का बेटा पवन सिंह जहां से मैं अमित यही जानना चाहता हूं। अमित आप बने रहिए हमारे साथ। अमित आप बने रहिए हमारे साथ। मैं यही जानना चाहता हूं। हमारे साथ बीजेपी के जफर इस्लाम साहब मौजूद है। जफर इस्लाम साहब, जो बात कही जा रही, जैसे हुगली
माना जा रहा था कि एक अच्छी लीड मिलेगी फर्स्ट और सेकंड राउंड के, और जहां तक सवाल था थर्ड और फोर्थ में, वहां पे लीड मिलेगी। तो वहां पे जब आप लीड नहीं ले पाए तो ये जो आंकड़ा 201 और 87 वाला दिख रहा है, मोटे तौर पे हम इसको मान लेते, चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सेटल होगा, ये अभी राउंड अभी बहुत बाकी हैं, लेकिन जहां पे लीड लेना था वो लगता है कि वहां पे उतनी लीड नहीं मिली जिससे कि आप कहीं स्कोर कर पाते। पांचवें, छठे, सातवें वाला जो राउंड है, सातवां और आठवां राउंड, वहां पे जहां पे जो प्रेसिडेंसी वाला इलाका है, जहां पे लग रहा था कि टीएमसी बहुत हावी है, तो वो उसकी जगह पे कहीं ना कहीं एक आकलन आ रहा है कि वो आप पिछड़े या पिछड़ेंगे, कहना चाहिए राघव। जफर इस्लाम भाई, इस वक्त प्रतीक जी, इस वक्त पछाड़ने और पिछड़ने का कोई हमें ख्याल नहीं आ रहा है। मैं बड़े संजीदगी से बात कहना चाहता हूं कि हम 3 बजे इसके बारे में बात करेंगे कि वाकई का, लेकिन अभी के रुझान के हिसाब से आप कह सकते हैं जो 13% जो काउंटिंग उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि हाँ, रुझान में वो आगे दिख रहे हैं। लेकिन जब जैसे जैसे बस्ते खुलेंगे, कुछ अपने पॉकेट के भी खुलेंगे, उनके पॉकेट के भी खुल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम ये बात कह सकते हैं कि हम शायद 200 पे जो सोच रहे थे वो मैं आपसे तस्लीम करता हूं कि इस वक्त 200 नहीं दिख रहा है, लेकिन 147 का जो आंकड़ा है वो कंफर्टेबली पार करेंगे, उसमें हमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, लेकिन जफर इस्लाम साहब, ये आंकड़ा आप कैसे पहुंचेंगे वहां तक, पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि आपने और टीएमसी ने ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल में साम दाम दंड भेद से दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों ने ये चुनाव लड़ा, तो ऐसा लग रहा है इन रुझानों के आधार पर कि आपका साम दाम दंड भेद नहीं चला और सीधे जिस टीएमसी को लगातार आप खारिज कर रहे थे पश्चिम बंगाल की जनता के बीच, वो इन रुझानों में न सिर्फ बहुमत बना रही है, हैट्रिक कर रही है, बल्कि 200 प्लस का आंकड़ा छूती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर आप देखें, आपकी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं कि 204 सीटें दिखा रही है टीएमसी को और 84 सीटें भाजपा की दिखा रही है। लेकिन ये आप पिछले 1 घंटे में देखिए कितना कुछ चेंज हुआ है। तो मुझे भी लगता है कि अगले 2 घंटे 3 घंटे तक वेट करना ही चाहिए हमें। ज्यादा घंटे, जबर भाई, ज्यादा घंटे हो गए ना, ज्यादा घंटे होंगे तो मुझे लग रहा है कि ये सेटल ही हो जाएगा, जो ऑलमोस्ट लग रहा है। ज्यादा घंटे होंगे तो सेटल हो जाएगा। लेकिन हम बता दें, हमारे मेहमान जो जुड़ रहे हैं, अशोक, इसकी वजह बता रहा हूं अशोक, आपको। मैं आ रहा हूं, जबर भाई आ रहा हूं, मैं बिल्कुल वजह मैं जानूंगा, वजह जानूंगा, बिल्कुल जानूंगा। अशोक वानखेड़े साहब हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ विनय सिंह जी टीएमसी के जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक वानखेड़े जी से मैं, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, कई चुनाव देखे। पहला तो लोगों ने कहा कि अशोक जी कि ऐसा चुनाव तो किसी ने पिछले 24-25 सालों में नहीं देखा जैसा पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव के विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे, और प्रीति रघुनंदन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आंकड़े भी देती रहेंगी, प्रीति जरूर बता देगी। लेकिन अशोक वानखेड़े से एक रिएक्शन, बंगाल के चुनाव की जो भूमिका थी उसके बारे में कहा गया कि ऐसा चुनाव नहीं देखा गया। फिर यह हुआ कि जिस तरह से हमने एग्जिट पोल किया कि लगा कि बहुत क्लोज कहीं फाइट हो जाएगी, वो भी झूठी साबित हो रही है। 204 और 84 अगर ये तब्दील हुए तो लगभग इसी के आसपास, तो ये भी एक बहुत क्लोज फाइट नजर नहीं आ रही है। तो अशोक वानखेड़े जी, आपका टेक पहले। देखिए, 2014 के बाद बीजेपी ने जिस हिसाब से सारे चुनाव लड़े, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद का भी चुनाव जिस तरीके से लड़ा है, वो काबिल तारीफ है। बीजेपी कोई भी चुनाव ताकत से लड़ती है, और बंगाल में पिछले कई सालों से वो ताकत दिखाई नहीं दे रही। इसके पहले जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट से सत्ता खींच ली हाथ से उनके, तब वो चुनाव भी ऐसा ही ताकत का हो गया था। एक तरफ ममता थी जो रास्ते पे लड़ रही थी, दूसरी तरफ लेफ्ट थी जो अपनी गद्दी बचा रहे थे। वैसा ही कुछ मामला इस बार दिखाई दिया, क्योंकि लग रहा था कि ममता के सामने तो कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। पिछले चुनाव में जो नंबर 2 पे पार्टी थी कांग्रेस, वो 23 थी, ममता 190, 199, तो इसमें जितना गैप था, वो गैप बीजेपी ने कहीं भरने का प्रयास किया। हालांकि अभी जफर साहब कह रहे थे कि 3 बजे तक ही बता पाएंगे और हम सरकार बनाएंगे, तो जफर साहब का वही फार्मूला यदि मैं आसाम में लगाऊं तो फिर आसाम में भी 3 बजे तक शायद उनकी सत्ता जा सकती है और कांग्रेस आ सकती है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जानते हैं कि आसाम उनके हाथ से छूट गया, किसी हालत में वो इतना कवर नहीं कर पाएंगे, और कितना भी जोर लगाए बीजेपी, कितने भी अशोक जी हो जाए, तो बीजेपी सत्ता तो वहां नहीं बना पाएगी। बीजेपी 100 का आंकड़ा क्रॉस कर ले, ये बीजेपी के लिए बहुत आत्म सम्मान की बात होगी, क्योंकि 200 पार बोला था, कम से कम 100 पार तो हो जाए। अभी तो मुझे दीदी 200 पार होते हुए दिखाई दे रही। मैं जी प्रीति के पास जाना चाहूंगा। प्रीति, अगर आप मुझे एक बात बता दें कि नंदीग्राम की तस्वीर क्या है इस वक्त,
प्रीति रघुनंदन हमारे साथ अभी स्टूडियो इस में वक्त मौजूद है। नंदीग्राम की तस्वीरों पर मैं बता बढ़ूं, दें। मैं आपको वो तस्वीर बताऊं, लेकिन जो इनिशियली जानकारी है वो ये कि नंदीग्राम के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मेरी जानकारी के मुताबिक आगे चल रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी के लिए झटका हो सकता है, क्योंकि ये वो जगह थी जहां पर पूरा फोकस टीएमसी का चुनाव के दौरान इसी क्षेत्र पर था, इसी नंदीग्राम विधानसभा सीट पर था। और ये प्रतिष्ठा का प्रश्न न सिर्फ टीएमसी के लिए था प्रतीक, बल्कि खुद ममता बनर्जी के लिए था। और उन्होंने बीजेपी की उस चुनौती को स्वीकार किया था जिसमें उन्होंने कहा कि आप दो जगह से कैसे लड़ सकती हैं, भवानीपुर और नंदीग्राम से। तो उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि छठे राउंड की जो काउंटिंग हो रही है प्रतीक, उसमें शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं 7,262 वोटों से, 7,262 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रतीक। तो आप समझिए कि इस चुनौती को स्वीकार करने के बावजूद नंदीग्राम की जनता बहुत ज्यादा वेटेज देती हुई 7 राउंड की वोटिंग में नहीं दिख रही है ममता बनर्जी को, और शुवेंदु अधिकारी आगे हैं जिनका वो गढ़ कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एक आंकड़ा और जानना चाहूंगा जो आपके पास है कि ग्रामीण और शहरी वाला, उस आंकड़े को भी आप करिए। तब तक मैं टीएमसी के जो हमारे प्रवक्ता विनय जी मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ना चाहूंगा। विनय जी, दो चीजें तो बहुत साफ सी दिख रही हैं। एक लोगों ने कहा कि क्या, जिसका कि अभी थोड़ी देर पहले अशोक जी भी बात कर रहे थे कि जहां तक इमेज की बात है ममता बनर्जी के पूरे पश्चिम बंगाल में वो अभी अनचैलेंजेबल है। लेकिन अगर आप नंदीग्राम में सामने मुश्किल फेस कर रहे हैं, चलिए मैं मानता हूं कि चुनाव अभी बहुत गणना जो छठे राउंड की है और करीबन 15 राउंड होने हैं, तो अगर बहुत इनिशियल भी है तब भी अगर आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो ये तो सेटबैक होगा, बड़ा सेटबैक है अगर लगा नंदीग्राम में, जिस हिसाब से अभी तक लग रहा है शुवेंदु अधिकारी का। देखिए प्रतीक जी, पहले तो मैं आपके न्यूज 18 चैनल के सभी व्यक्तियों को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन होते होते या सभी देखेंगे कि ममता बनर्जी वहां जीतेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। जहां से जिसे नहीं, इसका आधार क्या है? आधार क्या है? मैं विनय जी ये जानना चाहता हूँ, हम लोगों विनय जी मैं जानना चाहता हूँ, इसका अंदेशा हम लोगों को था, मगर जय तृणमूल कांग्रेस की होगी और ममता बनर्जी जीतेगी। और इस विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कितने अनर्गल बात देश के जनता के समक्ष बंगाल की उन अनर्गल बात में के द्वारा लाया गया। आज नैतिक रूप से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अगर जरा सी भी शर्म हो भारतीय जनता पार्टी के पास अगर रही है शर्म, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आज इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश संभालने में वे नाकाम रहे हैं। इस चुनाव के दौरान हम लोगों ने सुना है महाभारत में जिस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ममता बनर्जी का चीरहरण करने की कोशिश यह दुर्योधन और दुशासनों की पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने की थी, जिसको बंगाल की अनर्गल बातें मत बोलिए। देखिए आई वोंट अलाउ यू, प्लीज दिया है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, नहीं आप नहीं, विनय जी 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 कि मोदी विनय जी नहीं विनय जी, आप बहुत मैं आपको जानता हूं, मैं चुनाव में मुलाकात हुई और इस बात को कहते चले जाना, लगातार बोलते चले जाना और इस बात पे ना ध्यान देना कि हम क्या बोल रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये पहला चुनाव तो है नहीं, पहला तो चुनाव है नहीं, और जो त्रासदी झेल रहे हैं उसको तो हम सब देख रहे हैं, उसको तो हम सब जान रहे हैं, और उसका परिणाम सारे लोग भोगेंगे, सारे लोग भोग रहे हैं, रादर ये कहना चाहिए भोग रहे हैं हम सारे लोग, तो हमको मालूम है। जाफर इस्लाम साहब, यू वांट टू रिस्पॉन्ड? अभी जितना ये एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, मैं उनके भाषा में बात नहीं कर सकता। मैं एक डिसिप्लिन पार्टी का सोल्जर हूँ, मैं मर्यादा के ध्यान में रखते हुए ही बात करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लगड़े लुले बनने का नाटक हमने नहीं किया, ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना देना भारत के राजनीतिक इतिहास में न कभी हुआ है और न भविष्य में आप लोगों के सिवाय कोई करेगा। आप लोगों को तो लानत आनी चाहिए कि देश, अरे लानत तुम्हारे पे आएगा, तुम्हारी जो आप तो लगड़े लुले का नाटक करके जो इलेक्शन लड़ा है वो आपको थोड़ी देर में आपको दिखेगा।
ये सब जो आप लोग, आप जो प्रधानमंत्री जी के बारे में और आदरणीय गृह मंत्री जी के बारे में विनय जी, जफर भाई आप भी, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जफर साहब संयम से, जफर साहब नहीं, मैं जिस तरह की बात कर रहे हैं, देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए विनय जी को टोका मैंने, अभी मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ, मैं इनके बीच में टोका नहीं, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। विनय जी सुन लीजिए, विनय जी सुन लीजिए, विनय जी सुन लीजिए, विनय जी सुन लीजिए, मैं टाइम दे दूंगा आपको, विनय जी टाइम दे दूंगा। इतना एक्साइटमेंट मत दिखाइए, अभी इलेक्शन बाकी है, रिजल्ट बाकी है, अभी 5-6 राउंड का भी इलेक्शन है, रिपोर्टिंग नहीं हुआ, इतना हवा में मत उड़िए। अभी सुनिए, अभी 30 राउंड का इलेक्शन, 30 राउंड की काउंटिंग होनी है, और आपकी मुखिया जो आपकी मुखिया अभी हार रही है, आपकी मुखिया हार रही है, आप सुनिए, आपकी मुखिया भी हार रही है, आपकी पार्टी भी हार रही है। मैं आया, मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। सबको मालूम है, देखिए विनय जी सबको मालूम है, विनय जी सबको मालूम है, सारा देश जान रहा है इस समय हम किस भारी मन से, मैं आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, बड़े भारी मन के साथ इन मुद्दों पे बात हो रही है, इन मुद्दों पे बड़े भारी मन के साथ बात कर रहा हूं मैं। और हमारे साथ वानखेड़े साहब मौजूद हैं। वानखेड़े साहब, जो सच में जो अभी यहाँ पे हो रहा था, यही पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को मिला। 1.5 महीने में मैं वहां रहा, यही देखने को मिला। खेला हो बे से तो रंग तो खेला हो ही गया, सामने तो दिखाई दे रहे हैं विनय जी, रंग का तो खेला खेल लिया उन्होंने। अब सवाल ये है कि आंकड़े अपनी जगह है, लेकिन जहां से शुरू हुआ था ये चुनाव, जहां का आपने खींची थी पिक्चर कि एक्चुअली में खेला होबे से पहले पोलराइजेशन की बात है, पोलराइजेशन से बाद जो सबसे आगे, उससे आगे बढ़ी बात, तो फिर ये आया कि हिंदू मुसलमान, फिर ये हुआ कि बहरी और बंगाली अस्मिता, इस पर सवाल आ गया। और इन तमाम सारे मुद्दों पे चुनाव, और जो सबसे निचला स्तर तक पहुंच सकता है कैंपेन का, वो हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में इस बार देखा है। जो वाक युद्ध चला है, जो हिंसा हुई है, शायद इससे पहले चुनाव में ऐसे देखने को नहीं मिला। वानखेड़े साहब, अशोक जी, देखिए बंगाल के चुनाव में तो हिंसा हमेशा होती आ रही है, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों पार्टियों ने ऐसा कोई लिमिट नहीं है जो क्रॉस नहीं किया। सारे लिमिट क्रॉस किए, दोनों तरफ से नौटंकी बाजी हो गई, दोनों तरफ से पोलराइजेशन हो गया। यदि हिंदू मुस्लिम हो गया तो फिर बंगाली नॉन बंगाली हो गया। यदि कोई किसी ने अपने दाढ़ी बढ़ाई तो किसी ने बता दिया कि वो उसके पैर को बहुत बड़ी चोट लगी है। चोटें बिकी, दाढ़ी बिकी, हिंदू मुस्लिम बिका, श्री राम और देवियां बिकी, क्या नहीं बिका इस चुनाव में, सब ने सब कुछ बेच दिया। लेकिन जो मोटी मोटी बात है, जो लगातार जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे थे, चाहे भाजपा के हो, क्योंकि हम तो एक पत्रकार है, हमको तो सभी लोग नेताओं से बात हो रही थी, उसमें एक बात जो प्रोमिनेंटली मुझे दिखाई दे रही थी कि महिलाओं का जो मत प्रतिशत है वो लॉक स्टॉक बैरल में ममता के पीछे खड़ा था, अक्रॉस द पार्टी लाइन। उसके बाद मुस्लिम कंसोलिडेट ममता के साथ हुआ, ये बात इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बंगाल में मुस्लिम और हिंदू यूपी और बिहार जैसा नहीं होता, वहाँ कई पेंडालों के अध्यक्ष मुस्लिम होते हैं, इसलिए वहाँ कुछ जो हिंदू का जो कैडर था, जो उसके कैडर में जो हिंदू थे टीएमसी के, वो ममता के साथ बरकरार रहे। महिलाओं का लॉक स्टॉक बैरल में वोट मिला, मुस्लिम का वोट मिला, ये तमाम चीजें। यानी अशोक जी आप कह रहे हैं, अशोक जी आप कह रहे हैं कि टीएमसी से नेता तो चले गए, बड़े बड़े सेकंड लेफ्टिनेंट चले गए, शुभेंदु अधिकारी चले गए, बड़े लोग चले गए, लेकिन जो मतदाता था या जो वोटर था वो कंसोलिडेट रहा ममता जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है। मैं आपको बता दूं, आप लगातार महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगह पे जो बीजेपी में लोग चले जाते हैं, वो अक्सर अपनी सीट खो देते हैं। वो इसलिए कि वो जाते, नेता जाते हैं, कैडर नीचे का मतदाता शिफ्ट नहीं होता, तो उनका वर्कर शिफ्ट नहीं लेकिन होता। वानखेड़े साहब, तो फिर ऐसी स्थिति में जरा ये बताइए कि नंदीग्राम में छठे राउंड की वोटिंग के जो काउंटिंग हो रही है, उसके बावजूद 7,262 वोटों से पीछे क्यों चल रही हैं ममता बनर्जी? अगर इतना ही ज्यादा वोट महिलाओं का, मुस्लिमों का, और यूं कहे कि काफी हद तक पश्चिम बंगाल की जनता ने बढ़ चढ़ कर दिया, तो यहाँ कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? जनरल ट्रेंड बंगाल का खाचा खींचा आपके पास। यदि सीट पे बात करें तो नंदीग्राम की सीट ये अधिकारी की अपनी सीट है, वह उसकी ताकत है। जैसे महाराष्ट्र में बारामती उसकी ताकत है, छिंदवाड़ा ये कमलनाथ की ताकत है। ये सीटें कुछ ऐसी है कि जो एक नेता की अपनी पर्सनल सीट मानी जाती है, उसका एक वोट बैंक है वहां पे। वहां ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी में। अशोक जी, इट्स टू अर्ली टू से, अशोक जी
अशोक जी, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि हमको 15 राउंड तक वेट करना पड़ेगा, जहां तक सवाल है इस सीट का, नंदीग्राम का। आप देखिएगा, नंदीग्राम की सीट के लिए 15वीं काउंटिंग तक हम लोग को इंतजार करना चाहिए। और बहुत तीन अभी जो लीड है बहुत महत्वपूर्ण सीट है। जफर साहब मौजूद हैं जी, जफर साहब मौजूद है। जफर साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी जफर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। टीका टिप्पणी हम जैसे नहीं कर रहे, वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि विनय जी भी नहीं करेंगे हमारे बीच में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नंदीग्राम के बारे में चूंकि आप चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए हमारा जो फीडबैक होता है, वो फीडबैक जो आया है उसके बेसिस पे हम जिस तरह से लीड कर रहे हैं आखिर तक लीड करेंगे। और ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, वानखेड़े जी भी कह रहे हैं कि भाई वहां 15 मैं खुद इस बात को बार बार कह रहा हूं कि 15 राउंड के होने दीजिए, उसके बाद सही रुझान आएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। नंदीग्राम में हम कम से कम जो हमारा फीडबैक है, अभी आगे क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन कम से कम 31,000 वोट से जीतेंगे नंदीग्राम। ममता बनर्जी को ध्वस्त करेंगे कम से कम 31,000 वोट से। देखिए सबके पास, आपने कहा ना आपके पास भी आंकड़े हैं और टीएमसी के पास भी आंकड़े हैं। जी बिल्कुल, वानखेड़े साहब मौजूद हैं, लेकिन अभी ये डायनामिक प्रोसेस है, वो तो आंकड़ों के साथ मौजूद है। देखिए मथुआ समाज के मैं आपको बता, प्रीति के मैं कुछ बोलूं से पहले मैं प्रीति के पास चला था। प्रीति, मथुआ समाज की सीटें शहरी सीटें, ग्रामीण सीटें, और अगर आप फेज वाइज हमको बता सके कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर शहरी और ग्रामीण सीटों से आप तो शुरू कर सकती हैं। प्रतीक, दो तीन बातों से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। जैसा अभी अमित से आप जुड़े थे तो अमित ने कहा कि जो 6ठा, 7वां और 8वां चरण था उसमें सबसे ज्यादा टीएमसी ने लीड ली है, जिसमें 35 थी छठे में और 7वें में 43 थी और 36 थी 8वें चरण में, तो कुल मिलाकर 114 सीटें हुई। और अगर इसमें टीएमसी ने लीड बनाई रखी है तो परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो फिर 203 वाला नहीं, रुझानों में फिर हम धीरे धीरे आगे और भी बेहतर तस्वीर टीएमसी के लिए देखने की उम्मीद कर सकते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा प्रीति मैं आपको रोकना चाहूंगा। ऑफ कोर्स ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस आंकड़े को आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे साथ दिलीप घोष जी जुड़ गए हैं। दिलीप घोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जो सामने दिख रहा है वो ये कि 203 टीएमसी और 84 जगह सीटों पे बीजेपी आगे दिख रहा है, लेकिन आपका नारा था कि 200 के पार, लेकिन इस बार तो लगता तो है कि टीएमसी 200 के पार जाती हुई दिख रही। दिलीप घोष जी, टीएमसी तो 200 पार था ही। हमने एक टारगेट रखा था 200 सीट कंफर्ट मेजोरिटी लेके सरकार में आएंगे, और लड़ाई भी किया आपने, नेता से लेके कार्यकर्ता तक सारे लोग जमीन पे थे, लड़ाई किया। लोगों की जो रुझान थे, जो मूड थी, वो भी परिवर्तन की तरफ। चुनाव भी फ्री फेयर इलेक्शन एक प्रकार हुआ, ज्यादा गड़बड़ नहीं हुआ, बाहर कुछ हुआ, मर्डर भी हुआ है, लेकिन लोगों ने अपना मतदान किया है। अब चुनाव नतीजा आ रहा है, मुझे लगता है कि जहां 27 राउंड का चुनाव होगा, 4, 5, 6 राउंड तक गिनती हुई है, 10, 15, 20% का, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और समय लगेगा। एग्जैक्टली क्या है, पहले जहां हम थे वो पीछे हैं, 200, 400, 500, 1000, 2000 वोट से आगे पीछे हो रहा है। तो अभी भी ऐसा नहीं कि समय निकाल गया नतीजा बदलने के लिए, तो बदल सकता है क्योंकि काफी लंबा गिनती चलेगा। दिलीप जी, अभी उस दिन कैलाश विजयवर्गीय जी से भी बात हो रही थी, तो कैलाश विजयवर्गीय, मेरा एक सवाल ये था कि जो लास्ट के फेज हुए हैं, खासतौर से 3 फेज जो हैं, 6, 7, 8 वाले, और जो प्रेसिडेंसी का इलाका जो आपका है उसमें, और कोरोना का पीक आ गया और तब तक आ गया और तमाम सारी बातें कोरोना को लेकर हो गई और रैलियां कैंसिल होने लगी। वो जो था वो टीएमसी का गढ़ था और वहां पे लॉसेस ज्यादा हुए। पार्टी का एक आकलन जो था वहां पे शायद चूक हुई, कोरोना वाज द रीजन, या आप वहां पे पेनिट्रेट नहीं कर पाए और जिस तरह की स्ट्रेटेजी थी उसमें कुछ कमी रह गई। दिलीप घोष जी, बात सही है कि लास्ट 3 फेज में हमारे जो क्षेत्र था वो थोड़ा टफ था हमारे लिए, वहाँ कभी जीते नहीं थे। लेकिन और वो ठीक बात सही है कि माननीय होम मिनिस्टर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का कुछ रैलियां कैंसिल हुई, तो जिस गति से हम चुनाव प्रचार कर रहे थे उसमें थोड़ी कमी आई, लेकिन फिर भी पूरा प्रदेश का लोगों का एक मूड बन चुका था परिवर्तन के लिए, और वोटिंग भी थोड़ा कोलकाता जैसे जगह में कम हुआ है, उसका एक परिणाम भी हो सकता है। फिर भी मुझे लग रहा है कि लोगों ने पूरा मूड बना के फेस्टिवल जैसा पोलिंग किया है, तो नतीजा एकदम से बदल जाएगा ऐसा नहीं है। हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, अभी भी समय है। दिलीप जी, एक बात और कही गई कि एक बात था कि बंगालेर में
बंगाल की बेटी का चुनाव और आप सारे लोगों ने घेर के इतने कैबिनेट मंत्री, हालांकि चुनाव जीतने के लिए सारे हथियार लिए जाते हैं, लेकिन ये बात कही गई कि बंगाल की लड़की और उसको साथ चारों तरफ से घेर लिया। उसमें एक बयान आपका भी आ गया था जो आपने कपड़ों को दृष्टिकोण से कह दिया था और वो व्हील चेयर पे बैठी थी, उसका भी इन जैसे बयानों का भी असर हुआ। बीजेपी ने इसका आकलन किया या नहीं कर पाए, या बीच में आपको लगा कि हाँ ये सेल्फ गोल हुआ? दिलीप घोष जी। नहीं, आकलन तो क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत सारा इशू आता है, बहुत चर्चाएं चलती हैं। ममता बनर्जी को भी बैन किया इलेक्शन कमीशन ने, तो बहुत सारी बातें चुनाव में आती है। किस चीज का प्रभाव कितना होता है चुनाव के बाद जब एनालिसिस होगा पता चलेगा। लेकिन जिस मूड से, जिस दिशा गति से चुनाव चल रहा था वो हमारे फेवर में ही था और वोटिंग भी ऐसी ही हुई है। हम इंतजार करेंगे चुनाव नतीजा का पूरा होने तक। एक चीज और कही गई कि मतुआ समाज जो है खासतौर से और मुस्लिम, क्योंकि बंगाल में चुनाव हो रहा था और लगभग ऐसी 70 से 100 सीटों के बीच में है जहां पे एक मुस्लिम वोटर्स का एक प्रभाव है और मतुआ समाज को। लेकिन जो आकलन है अभी 204 का जो अभी हम देख रहे थे, मतुआ समाज की लगभग 82 सीटों पे बात थी, उसमें भी उतना गेन नहीं कर पाए। तो जो बात आ रही थी एनआरसी वाली, सीए वाली जिसमें बात थी, तो उसमें कि भाई वोटिंग का अधिकार दे दिया, लेकिन आपको अभी रिहाइश का या आपको नागरिकता का जहां तक मुद्दा है उस पर अभी बात नहीं बन पा रही। और ये बात टीएमसी और बीजेपी दोनों तरफ से कह रहे थे, लेकिन मतुआ समाज ने इस बार लगता है कि टीएमसी की तरफ ज्यादा झुकाव रखा है, जो अभी आकलन है। दिलीप जी। नहीं, मतुआ समाज लोकसभा चुनाव में हमको वोटिंग किया है, इस बार भी किया है। 1-8% वोट किसी विशेष विषय को लेके, बेनिफिशियरी आदि को लेके हो सकता है, लेकिन पूरा एसटी, एससी, मतुआ, ये सारे जो पिछले समाज हैं जो वंचित रह गए इतने साल तक, वो भाजपा की तरफ भी है और बड़ी बड़ी सभाएं हुई, उनके नेता भी हमारे साथ रहे, वोटिंग भी उन्होंने किया। लेकिन दिलीप जी एक सवाल और, सवाल ये कि शहरी जी दिलीप जी एक सवाल है कि अगर 18 लोकसभा सीटें थी, 2019 की ही बात है, 2021 में चुनाव हो रहे हैं, 2018 में आपके पास 19 में आपके पास 18 सीटें थी, अगर उसको भी ट्रांसलेट करें तब भी लगभग 117-118 सीटों के आसपास खेल बनता था। वहां पर भी लग रहा है कि अब पॉपुलैरिटी में थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ रही है, या जो लोकसभा के मुद्दे थे वो वहां पर ज्यादा कंसोलिडेट हो पाए और बीजेपी इस बार उन चीजों को नहीं पकड़ पाई जहां पे विधानसभा चुनाव की बात थी। दिलीप घोष जी। मुझे अभी भी उम्मीद है, तो 121 सीट में हम आगे थे लोकसभा के अनुसार, उसको हम पार करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी वोट से बहुत ज्यादा सीट में आगे पीछे हो रही है। मान लिया 20% वोट का गिनती हुई है, तो इसलिए अभी समझ नहीं गया कि बदलेगा नहीं, बदल सकता है। और कई बार नतीजा बदला है 12-1 बजे का बाद, और अभी की लंबा चुनाव 10 बजे तक गिनती होगा, इसलिए अभी समय है। बहुत लंबा चुनाव हुआ, 8 फेसेस में चुनाव हुआ। दिलीप घोष जी, ये क्या इसका भी नुकसान हुआ? दिलीप घोष जी, जहां तक आकलन होगा तो इसका भी बहुत लंबा चुनाव, इसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें आई? और नहीं, कुछ नहीं है, लंबा चुनाव हुआ, हम लोग प्रचार किया, फुर्सत से लोग वोट दिया, इसलिए शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, नहीं तो और गड़बड़ होता और मॉडल होता। लोगों ने पीसफुली वोटिंग किया। दिलीप घोष जी, जरा इस बात का भी उत्तर दीजिए। आप कह रहे हैं कि अभी देखिएगा आप 2-2.5 घंटे में तस्वीर बहुत बदल जाएगी। तस्वीर अगर कितनी भी बदलेगी तो क्या अभी आप यहाँ पर कुछ डेटा रख सकते हैं कि अभी 82 पर हम रुझानों में दिखा रहे हैं बीजेपी को, वो डेटा कौन सा होगा? क्या वो सरकार बनाने वाला आंकड़ा होगा, 147 वाला आंकड़ा होगा? क्योंकि अभी जो रुझान है, आप भले ही ना माने, वो एक अलग ही तस्वीर टीएमसी के लिए पेश कर रही है, जो हैट्रिक की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। नहीं, संख्या एग्जैक्टली बोलना मुश्किल है, लेकिन अब जो रुझान आ रहा है, किसी एग्जिट पोल में तो रुझान नहीं बोला था, लेकिन हो रहा है। अभी आगे भी क्या होगा वो समय पर बताया जाएगा, लेकिन हम तो कंफर्ट मेजोरिटी की तरफ जाने के लिए लड़ाई किया और अभी भी संभावना है। और एक और बात ये कि जैसे अगर मैं शहरी इलाकों की बात करूं, ग्रामीण इलाकों की बात करूं, तो वहां भी जो आपकी परफॉर्मेंस है, बीजेपी की परफॉर्मेंस है, वो बहुत कम है। मतलब अगर 62 सीटें शहरी हैं तो उसमें 14 सिर्फ बीजेपी को मिली और 48 जो है वो टीएमसी के पास है और बाकियों के लिए कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण में भी यही स्थिति है, वहां पर तिगुने का फर्क है। मतलब अगर आप 1 हैं तो 3 गुना आपसे बढ़कर परफॉर्मेंस है टीएमसी का। तो ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगहों में लोगों की पहली पसंद आप नहीं बने हैं इन रुझानों के मुताबिक।
और रुझान के मुताबिक जहां हम लोग पार्लियामेंट चुनाव में लीड लिए थे वहां भी थोड़ी थोड़ी वोट से पीछे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एकदम पक्का नतीजा नहीं है, बहुत कम मार्जिन में अभी आगे पीछे चल रहा है, वो कभी भी बदल सकता है। दिलीप जी, ये बात कही गई कि ममता जी ने चंडी पाठ किया, तो ऐसे जो दिख रहा है इसमें चंडी पाठ पसंद किया गया, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा देखिए छोटी छोटी बातें बहुत होती है, लेकिन ये बात सही है कि हम अपने इश्यू में उनको ले आए। उनकी राजनीति जो थी अपीसमेंट राजनीति, और इस प्रकार उसको छोड़ना पड़ा। ये राजनीतिक दृष्टि से अच्छा है कि अपीसमेंट राजनीति और जात पात की राजनीति वो कम हुआ है, तो इसलिए एक छोटी छोटी बात थी जो हम हमारे इश्यू पर उनको आने के लिए मजबूर किया हमने। एक नारा बहुत जो महत्वपूर्ण है, और ये आखिरी सवाल है मेरी तरफ से कि वो ये कि खासतौर से पोलराइजेशन की जब बात शुरू हुई, हिंदू मुसलमान की बात हुई, जय श्री राम का नारा लगा, तो एक नारा टीएमसी की तरफ से लगा, और वो ये था कि बंगाली अस्मिता, बहरी और बंगाली का। तो लगता है कि इस बार के चुनाव, बंगाल के चुनाव ने एक आईना दिखाया कि नहीं, देखिए साहब, ये नारा चलेगा नहीं, जहां तक हिंदू मुसलमान के पोलराइजेशन का मुद्दा है, वो नहीं चला बंगाल में, और बंगाल ने डिफरेंट रोल अदा किया। दिलीप घोष जी, नारा हमने नहीं दिया है। जब जय श्री राम का विरोध ममता बनर्जी ने की, तो लोगों ने इस नारा को एक पब्लिक का नारा बना दिया और प्रतिवाद के रूप में नारा लिया है भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ। और हमारा इतना औकत नहीं था कि हम गांव-गांव में जय श्री राम को पहुंचाए। पिछले 30-35 साल से राम मंदिर आंदोलन के बाद चल रहा था, लेकिन बंगाल में अभी पॉपुलर हुआ क्योंकि ममता बनर्जी ने विरोध किया, जय श्री राम बोलने वालों को डंडा चलाया और जेल में भरा, इसलिए गांव-गांव में ये नारा पॉपुलर हो गया है। और ऐसा कुछ जगह जैसे बीरभूम चुनाव नहीं होता था, वहां भी कई सीटों में उनसे हम आगे हैं। ऐसा कुछ जगह ड्राई इलाका हमारा था, वहां भी हम लोग अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। लेकिन चलिए, लग रहा है दिलीप जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो एक और महत्वपूर्ण बात यह है, वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर कहा जा रहा था कि ये चुनाव बहुत अहम होगा, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से टीएमसी के तरफ जाती हुई रुझानों में दिख रही है। हमारे साथ दिलीप घोष जुड़े हुए थे, जिन्होंने लगातार किस तरह से बीजेपी के लिए, जी दिलीप घोष जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दिलीप जी, वोटों के ध्रुवीकरण को इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में केंद्र में रखा गया था, लेकिन इस बार हम एमआईएम की बात करें जो कि बिहार में अपनी परफॉर्मेंस से गदगद होकर यहां पर पहुंचे, या फिर हम बात करें फुरफुरा शरीफ की, ऐसा लग रहा है ये दोनों ही फैक्टर पश्चिम बंगाल के चुनाव में नहीं चले हैं। और खास तौर पर एमआईएम का, वो पार्टी जिसके लिए लगातार दूसरी पार्टियां आप पर आरोप लगाती रही हैं कि वो वोट कटुआ पार्टी है और वो आपको फायदा पहुंचाती है, आपकी पार्टी को फायदा पहुंचाती है, रुझानों में ऐसा लग रहा है कि वो कहीं नहीं दिख रहे हैं और इसी वजह से आपको नुकसान हुआ है। नहीं, दूसरे के ऊपर नाप नुकसान तो हम नहीं करते, हम अपने ताकत पर लड़ते हैं। ममता बनर्जी उनके सलाहकार पहले ही बोल दिए थे कि हम 30% वोट लेके मैदान में उतर रहे हैं। इन पार्टियों का पहली बार यहाँ चुनाव में उनका रोल था, अब कितना असर हुआ नहीं हुआ वो तो बाद में पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास का एजेंडा और परिवर्तन, यहाँ सुशासन देने का एजेंडा लेके सामने उतरा था, लोग उसको रिस्पॉन्स भी की थी। अब कितना वो वोट में तब्दील हुआ वो बाद में उसका चर्चा करके हम फिर उसका नतीजा में आए। जी दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। हम अपने बाकी मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और सीधे टीएमसी के जो प्रवक्ता मौजूद हैं विनय जी, उनसे सबसे पहले बात करेंगे। विनय जी, इन्होंने एक बात कही खासतौर से दिलीप घोष जी ने, और मैं खड़गपुर के इलाकों में भी घूम रहा था, तब भी वहां भी बात आ रही थी, तमाम सारी बातें थी, और उन्होंने ये बात कही कि हमने खास तौर से ये मजबूर किया टीएमसी को, ममता बनर्जी को, कि वो हमारी पिच पर आए और हमारी पिच पर खेलें आके। यानी बात ये थी कि वो मुद्दे जो खासतौर से तुष्टीकरण के थे, अपीजमेंट के थे, यानी आप खासतौर से मुस्लिम वोटर्स की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि उनकी तरफ ज्यादा झुकाव रखते थे या झुकाव था, उसके लिए हमने मजबूर कर दिया कि आप मंच पर आए और चंडी पाठ करें। विनय जी, आपका कमेंट। देखिए, हमारे पास जो खबर है और जो दिलीप घोष जी के नजदीकियों से, जो सूत्रों से जो खबर मिल रहे हैं कि आज जितना हम लोग तृणमूल कांग्रेस के लोग जितना प्रसन्न नहीं है, अंदर चित्त से, अंदर मन से, तहे दिल से दिलीप घोष आज बहुत प्रसन्न है। कारण यह है कि दिलीप घोष को जो स्पेस इस चुनाव के दौरान मिलना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेशन उनकी थी
वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष उनको वह स्थान इस चुनाव में नहीं मिला। दिलीप घोष जी 1% भी नहीं चाहते थे कि बीजेपी इस चुनाव में जीते। तो अब वो जो बात कर रहे हैं, गोल गोल जो घुमा के बात कर रहे हैं, वो कहने के लिए कह रहे हैं, उसमें कोई तर्क नहीं है, उसमें कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी तो बहुत ही कद्दावर नेता है, जो हमारे वहाँ तृणमूल कांग्रेस के जो प्रार्थी है और भारतीय जनता पार्टी। मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं कि वो दिलीप घोष जी खुश नहीं है? नहीं विनय जी, ये बात आप क्यों कह रहे हैं? विनय जी बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो, और आप ये बात क्यों कह रहे हैं? जानना जरूरी है कि वो दिलीप जी खुश नहीं थे। वो इस बात को अपने नजदीकियों में उन्होंने व्यक्त किया है कई दिनों से कि जो क्या तृणमूल के तरफ से जो लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं पिछले कई महीनों के दौरान या 1-2 साल के दौरान, जिनको भाजपा चोर कहती थी, जिनको भाजपा करप्ट कहती थी, जिसको जब भाजपा कहती थी कि भाग मुकुल भाग, उनको गले का आभूषण बनाया और दिलीप घोष को जो पुराने नेता है उनको पीछे ढकेल दिया। हम लोगों से ज्यादा खुश आज दिलीप घोष है। दिलीप घोष के नजदीकियों से आप बात कीजिए या आपको जफर इस्लाम साहब ये बात थोड़ा समय जो आप जवाब देता हूँ। जफर इस्लाम साहब ये बार बार कहा गया कि वहां पे लीडरशिप नहीं है, कोई फेस नहीं है ममता के सामने एक आइडेंटिफाइड। ये भी नुकसान का कारण है कि आइडेंटिफाइड फेस नहीं था बीजेपी के पास। देखिए आसाम में हमने कोई फेस तो दिया नहीं, हमने कभी कितने स्टेट्स में हमने कभी फेस नहीं दिया, इलेक्शन के बाद ही हमने फेस चुना। उत्तर प्रदेश में हमने 2017 में हमने कोई फेस नहीं दिया, उसके बाद हमने चुना। तो ये कहना सही नहीं है कि फेस नहीं था। और जहां तक दिलीप घोष जी की बात जहां तक है, दिलीप घोष जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कर्मठ नेता है, और इस तरह की मनगढ़ंत बातें जो आप अरे सुन लीजिए, मैं आप मनगढ़ंत बात आप कह सकते हैं, आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन हकीकत ये है कि वो हमारे कर्मठ नेता है, उनकी अगुवाई में हमने लड़ाई लड़ी है और 3 सीटों से लेके आज जहां अभी भी आंकड़े दिख रहे हैं 84 सीट, वो भी उनकी मेहनत का असर है। ये आप जो समझ रहे हैं 3 सीट 2016 में, आज हमारे पास प्रीति के पास जाना चाहूंगा, अशोक जी के पास आऊं उससे पहले मैं प्रीति के पास जाना चाहूंगा। प्रीति रघुनंदन एक बार टैली पे, एक बार 5 राज्यों की टैली पे रोशनी, फिर अशोक वानखेड़े जी से पूछेंगे कि कितना नुकसान हुआ कि बीजेपी ने कोई आइडेंटिफाइड फेस नहीं था, इससे बंगाल में खासतौर से उसकी पॉलिटिक्स में क्या नुकसान था। प्रीति रघुनंदन पहले आंकड़ों पे एक नजर। प्रतीक, पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, टीएमसी 203 के साथ रुझानों में आगे बढ़ती हुई और बीजेपी चुनौती जो एग्जिट पोल में देती हुई दिख रही थी उस आंकड़े से बेहद दूर 84 के आंकड़ों के साथ आगे रुझानों में दिख रही है। कांग्रेस प्लस लेफ्ट और प्लस एसएफ, जिस तरह से कोशिश की जा रही थी कि कुछ होगा इनका, लेकिन यहां पर रुझानों में कोई पिक्चर नहीं दिख रही है, सिर्फ 2 सीटें और अन्य के खाते में 3। वहीं अगर आइए हम पुदुचेरी का आंकड़ा देख लेते हैं, कांग्रेस प्लस 4 और बीजेपी के पास यहां भी खुशी का मौका 8 और अन्य के पास कोई खाता नहीं है। तमिलनाडु 234 सीटों, एआईएडीएमके को एक तगड़ा झटका यहां पर लगा है 91 सीटों के साथ, और साथ ही साथ डीएमके के पास 192 सीटें। वहीं असम का आंकड़ा, बीजेपी वापसी कर रही है, ये कहा जा रहा है कि मोदी मैजिक असम में चल गया है, और साथ ही साथ जो एक कहा जा रहा था कि महिला वोटरों में असम में खास तौर पर प्रधानमंत्री की एक गहरी छाप है और उस छाप का असर भी इन वोटों में रुझानों के जरिए दिख रहा है। तो असल पिक्चर और साफ होगी, क्या ये आंकड़े बहुत ज्यादा बदलते हैं? पश्चिम बंगाल पर खास निगाह रहेगी, साथ ही बाकी 4 विधानसभा राज्यों पर भी हम लगातार डेटा आपको देते रहेंगे। प्रतीक और बाकी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लगातार